students. Today we will discuss about electromagnetic wave theory. This theory was given by Clerk Maxwell in 1864. देखिए बच्चों, अब तक आप फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके हो और दो मॉडल्स के बारे में पढ़ चुके हो जिनकी हम ड्रॉबैक्स भी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट मॉडल को जानने के लिए, दैट इज योर बोहर्स मॉडल, ये सारी वो डेवलपमेंट्स हैं जो बोहर मॉडल को, दीज आर दी डेवलपमेंट्स दैट लीडिंग टू बोहर मॉडल, जो हमें बोहर मॉडल को पढ़ने से पहले या लाइन स्पेक्ट्रा को पढ़ने से पहले, विच इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, दैट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो हमारी सारी रेडिएशंस है, मतलब जो किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकल रही है, एक्चुअली उसका नेचर क्या है, वो किस नेचर की बनी है, क्या वो वेव लाइक है या क्या वो पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो आज के टॉपिक में इन फ्यू सेगमेंट्स हम यही जानेंगे कि ये जो हमारा रेडिएशंस है वो किससे मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हमारी आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, दैट वाज गिवन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1864. व्हाट ही सेड, energy is emitted from any source continuously. कोई भी ऐसा सोर्स जो कि गर्म हो, या ये आपका फिलामेंट ऑफ बल्ब हो गया, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वहां से जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूअसली निकल रही है 24/7. इट इज कॉन्टिन्यूअसली रेडिएटिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। क्या कहते हैं ये, किसी भी सोर्स से, चाहे वो हीटेड रोड है या फिलामेंट ऑफ अ बल्ब है, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उनमें से रेडिएशंस कॉन्टिन्यूअसली निकल रही हैं और उन रेडिएशंस को हम नाम देते हैं रेडिएंट एनर्जी। और पर्टिकुलरली यहाँ पर हम रेडिएंट एनर्जी बात कर रहे हैं लाइट एनर्जी की। लाइट एनर्जी को पहले बोला जाता था ट्रांसवर्स वेव, उसके साथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स वेव होती हैं जिन्हें बोला जाता था ट्रांसवर्स वेव। धीरे 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 उनका नाम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ बेसिकली हम लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब ये क्या कहते हैं, ये जो हमारी रेडिएंट एनर्जी होती है, दैट पोजेसेस वेव लाइक कैरेक्टर। बच्चों, जो समुद्र की जैसे लहरें चलती है ना, मान लो ये आपका सी वाटर है, तो यहाँ ऐसे ऐसे पानी चलता है ना, वेव इन अ जिगजैग वे। ये क्या कहता था, ये जो हमारी रेडिएंट एनर्जी है, ये वेव लाइक कैरेक्टर है इनके पास, इट पोजेसेस वेव लाइक कैरेक्टर। थर्ड पोस्टुलेट्स, जो हमारी ये एनर्जी है, दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे है। और ये मान लो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव है, इस डायरेक्शन में हमारी वेव जा रही है, तो इसके 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसी के 90 डिग्री पे भी आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे आपके तीन एक्सिस होते हैं, तो तीनों डायरेक्शन में अगर आप इन चीजों को अगर आप रेडिएट कर दो, एमिट कर दो, तो ये हमारा क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहा मैंने, किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकल रही है, उसमें से जो रेडिएशंस होती है उन्हें रेडिएंट एनर्जी कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ये वेव्स की तरह मूव करती हैं। नेक्स्ट, इन वेव्स के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, जो कि डायरेक्ट, इट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर and also to the perpendicular to the direction of propagation of wave. Now, very important for this theory is, जो कि आगे आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, all electromagnetic waves travels in vacuum. ये वैक्यूम में with same speed। तो मैग्नेटिक वेव कहीं से भी निकल रही हो, कोई भी सोर्स हो, अगर ये वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है
तो जो इनकी स्पीड होगी वो नियर सबकी सेम होगी, सबकी। तो वो होती कितनी है, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने न्यूमेरिकल्स में ना कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वैक्यूम में सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं, चाहे उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कोई भी सोर्स हो, that nearly travels with the speed of light, which is equal to 3 × 10⁸ meter per second. Now comes to its characteristics. What are the characteristics of EM waves? Characteristics of electromagnetic waves. बच्चों मैं मान के चल रही हूं, मान लो ये हमारा नॉर्मल पॉइंट है, यहां से ये वेव जितना ऊपर जा रही है उतना ही नीचे जाएगी, फिर जितना ऊपर उतना ही नीचे। अब आप देखिए कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। बच्चों ये नॉर्मल पॉइंट है, इस नॉर्मल पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये या ये, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ए। इन्हें ऊपर वाले पॉइंट्स को हम क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले पॉइंट्स को हम ट्रफ्स कहते हैं। कंप्रेशन डिप्रेशन ये आपने पढ़ा होगा, या आप फिजिक्स में अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट आप ये ध्यान रखिए, अगर क्रेस्ट का टॉप मोस्ट पॉइंट देखो, इसका मैक्सिमम पॉइंट ये है, इसका ये है, तो हाइट ऑफ क्रेस्ट या हाइट ऑफ ट्रफ या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पॉइंट इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम displacement from its normal point is known as amplitude or height of wave. Next is your wavelength, represented by lambda. It is equal to distance between two consecutive crest और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस, एक डिस्प्लेसमेंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से दूसरे कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होता है, वेवलेंथ। चाहे आप ये अपर वाला ले लो या ये लोअर वाला ले लो, दीज बोथ आर वेवलेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, मीटर। नेक्स्ट कम्स टू इट्स फ्रीक्वेंसी। It is equal to number of waves passing through a point in 1 second। बच्चों मान लो मैं ये पॉइंट ले रही हूं, ये पॉइंट, एक सेकंड में इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, वो हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। मान लो कोई हमारे पास डोर है, उस डोर में से एक सेकंड में आप कितनी बार अंदर बाहर जा रहे हो, वो आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। ये किसकी यूनिट्स क्या होती हैं, हर्ट्ज, विच इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। साइकिल कौन सा, मान लो इस पॉइंट से कितनी वेव्स एक सेकंड में पास हो रही हैं, वो उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। यूनिट इज हर्ट्ज, विच इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट कम टू इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या कहते हो आप लोग, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितना लीनियर डिस्टेंस कोई भी वेव ट्रेवल कर रही है, वो क्या है, उसकी वेलोसिटी। लास्ट कम टू इट्स वेव नंबर। वेव नंबर हमारा
ये वेवलेंथ से रिलेटेड होता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार. बच्चों एक चीज मैं बताना भूल गई, फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से रिप्रेजेंट करते हो. न्यू, वी को ऐसे थोड़ा सा मोड़ देना है, न्यू, एंड इट इज न्यू बार. इट इज रिलेटेड टू वेव नंबर. ये क्या कहता है? नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ. मान लो ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं, वो क्या होगा? उसका वेव नंबर. इसका क्या रिलेशन होता है? वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. देखो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ. हमने इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी? सबसे पहले एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड ऑफ वेव मीन्स इट्स हाइट. किसी भी वेव में वो कितना ऊपर तक जा रही है या कितना नीचे तक, वो उसका क्या हो गया? हाइट. ये क्या है हमारा? एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट कम टू इट्स वेलोसिटी. वेलोसिटी मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड. कितना लीनियर डिस्टेंस 1 सेकेंड में कोई भी वेव ट्रेवल कर रही है, वो क्या होता है? उसकी वेलोसिटी. नेक्स्ट आता है वेवलेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ. नीचे डिप्रेशन या अपर आपका एरिया, कितना उनके बीच का डिस्टेंस है, वो हमारा क्या होगा? वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड. मान लो ये पॉइंट ले रही हूँ, इस एक पॉइंट से 1 सेकेंड में जितनी वेव्स जा रही हैं, वो क्या होंगी? उसकी फ्रीक्वेंसी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू. एंड व्हाट इज वेव नंबर? इट इज 1 upon wavelength, that is number of waves present per centimeter of length. बच्चों को हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. अब मैक्सवेल ने c, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को रिलेट किया. उसने क्या कहा? c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. ये रिलेशन में क्या है? c हमारा स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू फिक्स है, न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी, ये हमारा वेवलेंथ. अब आप यहां से देख सकते हैं, मान लो मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो आप ये देख सकते हो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. अगर फ्रीक्वेंसी किसी रेडिएशन की बढ़ रही है, तो 100% उसकी वेवलेंथ कम होगी, और वाइस वर्सा. अगर किसी की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो 100% उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी. ये बातें दिमाग में रखना, ये आपके काम आने वाली. अब इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. कैलकुलेट फर्स्ट वेव नंबर, बी फ्रीक्वेंसी ऑफ, आपको वेव नंबर निकालना है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन, जिसकी बच्चों वेवलेंथ है 5800 एंगस्ट्रॉन. अब एंगस्ट्रॉन आप जानते हैं, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. 1 सेकेंड का ब्रेक लो और सोचो ये आप कैसे कर सकते हो. देखिए क्या है, आपको वेवलेंथ गिवन है. सबसे पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. अब दूसरा, यहीं से आपका वेव नंबर निकल जाएगा. वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन में वेवलेंथ. आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली सिर्फ आपको मेथड बता रही हूँ. अब देखिए, जब ये इसका रेसिप्रोकल है, इसकी यूनिट मीटर है, तो इसकी यूनिट मीटर इनवर्स हो जाएगी. जितना भी आपका यहाँ आ जाएगा, आप इसे सॉल्व कर लेना. दैट कम्स आउट टू बी नियरली वैसे 1.6
72 into 10⁻⁶ पर मीटर। इसकी यूनिट बिल्कुल वेव लेंथ के रेसिप्रोकल होगी। नेक्स्ट, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, हमें ये गिवन है, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये हमें निकालना है। तो न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, c की वैल्यू कितनी होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये आपका कितना है 5800 into 10⁻⁻10, ये ऊपर चला गया, it comes out to be 5.17 into 10⁻14 hertz. It is the unit of frequency. सिंपल था, वेव नंबर निकालना है, वेवलेंथ गिवन है, आप जानते हैं वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है वेव नंबर, तो आप इसको 1 अपॉन कर दो, जितना भी आया उसके साथ पर मीटर कर देना। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी के लिए c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू आपको निकालना है, c और लैम्डा गिवन है, उसको सॉल्व कर लेना और फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स लगा देना। अगर आप आंसर लिख के यूनिट लगाना भूल रहे हो तो आपके हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा, हाफ मार्क इसके हैं और हाफ मार्क इसके हैं, आपको सब लिखना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज black body radiation. Black body radiation. बच्चों, अब तक आपने जाना कि जो हमारी रेडिएशन होती हैं उनका वेव लाइक कैरेक्टर है, इट इज ट्रू। अब क्या हुआ, अगर हमारे वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जो कि आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, अगर हम लाइट का ये नेचर मान के चले तो हम इन प्रॉपर्टीज को तो एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन हमारी कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम उसके हिसाब से लाइट को वेव लाइक माने तो हम उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो कुछ साइंटिस्ट को लगा कि डेफिनेटली कुछ तो ऐसा है जो इसका कोई और तरीके का नेचर भी है। तो वो क्या हुआ, जैसे मान लो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आपका लाइन स्पेक्ट्रा है, ये प्रॉपर्टीज अगर हम इन सबको वेव लाइक मान के चलते हैं रेडिएशंस को, तो हम इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली वेव का, एक्चुअली रेडिएशंस का नेचर क्या है, इट इज वेव लाइक और पार्टिकल लाइक और ड्यूअल। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो बच्चों, इसको समझने से पहले एक चीज आप बड़ी ध्यान से समझिए। मान लो ये मेरे पास व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट जब भी किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है, मैटर मतलब कोई भी ऐसी बॉडी जिसका कुछ ना कुछ वेट है और जो कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रही है। आप जानते हैं व्हाइट लाइट एक्चुअली 7 कलर से मिलकर बनी है, दैट इज विबग्योर। जब भी आप इस लाइट को प्रिज्म से पास करोगे तो ये 7 कलर्स में टूट जाएगी, ये आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। वैसे भी आपने डेली लाइफ में एनालाइज किया होगा, तो छोटा सा प्रिज्म आता था जिसे हम डायमंड सा बोलते थे, देखो जादू हो गया, अपने बचपन में ऐसा बोला करते थे। तो वो जादू नहीं है, वो एक्चुअली रेडिएशंस का टूटना है, बिकॉज व्हाइट लाइट कंपोज्ड ऑफ ऑल दीज 7 कलर। अगर आप इस व्हाइट लाइट को किसी भी मैटर के साथ इंटरैक्ट कराते हो तो 3 चीजें होती हैं। या तो व्हाइट लाइट उस मैटर की रेडिएशंस को, हर मैटर के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, उसको या तो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, या तो ये अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा या रिफ्लेक्ट करेगा, जिसके कारण कलर प्रोड्यूस होगा। यहाँ टकराई, इसने रिफ्लेक्ट कर ली, और रिफ्लेक्ट करने पर जो कलर नजर आया वो उसका कलर होगा। जैसे मान लो
आपको मेरा कॉम्प्लेक्शन डस्की है, तो मेरा कॉम्प्लेक्शन आपको डस्की क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके ऊपर जो लाइट एमिट हो रही है एक्चुअली वो आपको डस्की कलर की नजर आ रही है। तो आपको सामने वाला अगर गोरा नजर आ रहा है या काला नजर आ रहा है तो उससे ये पता चल रहा है कि वो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसके कारण आपको उसका कॉम्प्लेक्शन उस तरीके का नजर आ रहा है। तीसरा, या तो ये कर सकता है ट्रांसमिट, मतलब वो रेडिएशन इस बॉडी में से पूरी तरीके से पास होके बाहर निकल जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे बड़ा काम आने वाला है। व्हाइट लाइट को जब भी आप किसी भी मैटर से इंटरैक्ट करोगे तो ये तीन चीजें होती हैं, या तो वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा या रिफ्लेक्ट कर लेगा या ट्रांसमिट कर लेगा। अब ब्लैक बॉडी क्या है? मान लो मैं किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रही हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास आयरन बार है, लोहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि आप जानते हैं ये बहुत ज्यादा होता है। जब हम इसको हीट कर रहे हैं, मान लो ये मेरा हीटिंग सोर्स है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ये रेड कलर में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले जैसे आप इसको गर्म कर रहे हो तभी थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू होगा तो ये रेड कलर देगा। आप उसके बाद भी हीट कर रहे हो तो फिर ये क्या देगा? येलो कलर। उसके बाद भी आप हीट कर रहे हो तो ये क्या देगा? व्हाइट कलर। उसके बाद भी आप इसे हीट करे जा रहे हो तो इट विल गिव ब्लू कलर। तो ऐसी बॉडी, ब्लैक बॉडी का मतलब ये है ऐसी बॉडी जो सभी रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और फिर उन रेडिएशंस को, सभी फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन को एमिट करे। दैट मीन्स द बॉडी विच इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर as well as perfect emitter of radiation is black body radiation। क्या मतलब है कि ऐसी रेडिएशंस, ऐसी बॉडी जो हर वेव्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और हर एक को अपने अंदर से एमिट कर ले, तो वो हमारा क्या होता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखो आपने क्या कहा, अभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में क्या पढ़ा कि जो किसी भी सोर्स में से एनर्जी निकल रही है वो कॉन्टिन्यूअसली है। बच्चों अगर ऐसा होता तो अगर मैं आयरन बार को गर्म कर रही हूँ तो उसको सेम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस रिलीज करनी चाहिए, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे उस आयरन बार का कलर एक जैसा होना चाहिए। लेकिन आपने देखा यहाँ आपको अलग अलग कलर मिल रहे हैं। इट मीन्स कुछ ना कुछ तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वो मिस कर रहा था मैक्सवेल, जिसे एक्चुअली एक्सप्लेन करा इसने। वो मैं आपको बताऊंगी वो क्या था। अभी तक इसने बोला कि जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है, मैक्सवेल ने कहा वो कॉन्टिन्यूस निकल रही है। एनर्जी हमारी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है, अभी आपको बाद में बताऊंगी ये टर्म। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर एनर्जी कॉन्टिन्यूसली निकल रही है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, तो किसी भी बॉडी को हीट करने पर कलर चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा ऐसा हुआ। आप जानते हैं विबग्योर में सबसे पहले रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। धीरे 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 जाके ये ब्लू तक आया, क्योंकि ब्लू की इसकी बजाय फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जैसे जैसे आप उसको और हीट देते जा रहे हो वो उसकी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होता जा रहा है, इसीलिए वो हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जनरेट करता है। तो पहला मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि हमारी एनर्जी कभी भी कॉन्टिन्यूअसली नहीं निकलती किसी भी सोर्स से, वो एनर्जी सेम नहीं होती, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो इसके लिए हमारा प्लैंक्स मैक्सवेल ने कॉन्सेप्ट दिया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसने क्या दिया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसने क्या बोला? किसी भी सोर्स में से जो एनर्जी निकल रही है वो डिसकॉन्टिन्यूअसली निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। इसने क्या कहा? जो हमारी एनर्जी किसी भी सोर्स से निकलती है
वो छोटे छोटे पैकेट्स में से निकलती है, वो डिसकंटिन्यूअस है, ये नहीं कि हर टाइम निकल रही है और एक जैसी वैल्यू की, तो वो क्या होता है हमारा क्वांटा। और अगर बच्चों हमारी ये एनर्जी पर्टिकुलरली लाइट एनर्जी है, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती है, लेकिन ये अगर हमारी लाइट एनर्जी है पर्टिकुलरली, तो इसको हम क्वांटा की जगह पे क्या बोलते हैं, फोटोन। फोटोन इज स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्वांटा इज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और दूसरा पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट समझ आ गया कि हमारी जो एनर्जी है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में निकल रही है, ये मैं आपको बता रही हूँ क्वांटम थ्योरी। दूसरा, ये जो हमारी एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब इनको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट whose value is fixed, that is 6.626 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड। ये आपको लर्न करनी है, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। इसके हिसाब से हमारी एनर्जी रिलीज होती है। ये क्या मतलब है, इट इज द एनर्जी ऑफ 1 पैकेट ऑफ फोटोन। ये हमारे एक क्वांटा है, मतलब एक पैकेट की एनर्जी है। अगर अब आपके नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा निकलते जाएंगे तो हम यहाँ पर एक इंटीजर लगा देते हैं n, which can be 1 2 3, फ्रैक्शन में नहीं होगा कि 1.5 2.5, it is a whole number, it is an integer. So actually E is equal to NH nu, H Planck's constant, E energy, nu frequency, N एक इंटीजर। अब देखिए इसने क्या कहा, जो एक्चुअली हमारा लाइट का नेचर है वो रेडिएशन का जो नेचर है वो पार्टिकल लाइक है। क्या बोला इसने, मान लो अगर मैं इसको मान रही हूँ तो ये हमारे एनर्जी के जो है ये छोटे छोटे पैकेट हैं, ये क्वांटम थ्योरी है। और अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मांग रही थी तो उसने क्या कहा था, ये हमारा वेव लाइक कैरेक्टर। ठीक है, अभी आप बाद में जानेंगे कि रेडिएशंस का ड्यूअल नेचर होता है। अब आप देखिए इसने कैसे समझा ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, कि कैसे वो एनर्जी अलग अलग निकल रही थी। देखो बच्चों क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हो तो हीट करने पर वो सॉलिड सब्सटेंस है वो, मान लो मैंने आयरन बार को हीट करा, आयरन के एटम प्रेजेंट है इसके अंदर, वो क्या करेंगे, जैसे आप इसको एनर्जी दे रहे हो तो वो एटम ऑसिलेट करने लग जाएगा। जब वो ऑसिलेट करेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट से जाके वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो कुछ एनर्जी एमिट करेगा। अब वो कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, आप उसे बार बार और एनर्जी दिए जा रहे हो, वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है और फिर से एनर्जी एमिट किए जा रहा है। ये एनर्जी एमिशन डिसाइड करती है कि कौन सा कलर होगा। तभी हम आयरन थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो रेड कलर देगा, जब आप बहुत 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 ज्यादा उसको गर्म कर लोगे तो लास्ट कलर वो क्या देगा, ब्लू। इसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इससे बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये हमारा क्या कलर देता है, अलग अलग कलर प्रोड्यूस करता है। एक लास्ट छोटा सा पॉइंट, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जब हम बच्चों इन रेडिएशंस को इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में अरेंज करते हैं तो उस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब इस तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप थोड़ा सा ध्यान रख लो, सबसे कम वेवलेंथ है कॉस्मिक रेज की, ये थोड़ा आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा, उससे कम गामा रेज, लर्न करना पड़ेगा आपको, फिर एक्स रेज, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो रेज, फिर रेडियो रेज। आप सिर्फ इसका रेंज ऊपर ध्यान रख लो, इट इज नियरली इक्वल टू 380 टू 760 नैनोमीटर, क्योंकि मैक्सिमम कलर प्रोडक्शन इसी में होती है, ये इसकी रेंज है वेवलेंथ की। यहाँ जाते जाते नियरली देखो हमने 10⁻⁻16 से स्टार्ट किया, तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती
ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। That's all about today's topic. Is there any doubt? Then please speak up. मैम ये वाला पॉइंट दोबारा बता दो। कौन सा पॉइंट बेटे? लास्ट वाला जो आप बता रहे थे कि ये इंक्रीज होता है और ये डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस। ये सारी बच्चों रेडिएशंस है ना, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो रेज, रेडियो रेज। हम इनको अरेंज कर रहे हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यही कलर प्रोड्यूस करती है। तो विजुअल याद कर लो, 380 to 760 नैनोमीटर। Any other doubt? Any other doubt? Is it clear? जो ये पूछा बच्चों? Yes मैम। Any other doubt? Speak up. Any other doubt? Okay, my dear students, take care.